वेलकम बैक एवरीवन। आप देख रहे हैं एसआर मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो मेरे पीछे जो आप टीवीएस जुपिटर ये देख रहे हैं, ये 2014 मॉडल है। इसका ओनरशिप रिव्यू मैं बहुत पहले भी एक कर चुका था, वो 30,000 किलोमीटर्स पे करा था। और अब ये जो पर्टिकुलर व्हीकल आप देख रहे हैं, ये 40,000 टू बी प्रिसाइज 41,000 किलोमीटर्स ये चल चुकी है। और इसका ओनरशिप रिव्यू मैं करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, गाड़ी चलने में कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बात करेंगे। यानी कि जो एक फर्स्ट राइड रिव्यू मैं हमेशा करता हूँ, मैं उस तरीके की आपसे बात नहीं करूंगा। अब क्योंकि ये हमारा ओनरशिप रिव्यू है, तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स पे ज्यादा जोर नहीं देने वाला हूं। इस पे मेरा मेन फोकस रहेगा मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस पर और इंजन पर। तो इंजन की हम सबसे पहले बात करने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी इंजन साउंड की, क्योंकि इंजन साउंड जो है वो इंजन की पूरी कंडीशन को एक सेकंड में बता देगा कि इंजन साउंड से हमें पता चलेगा क्या कंडीशन है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। और क्योंकि ये BS3 मॉडल है, तो इसकी जो स्टार्टिंग साउंड है, सेल्फ मोटर का साउंड है, वो थोड़ा सा रफ है। तो स्टार्टिंग साउंड से आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि इंजन की क्या कंडीशन है। तो ओनरशिप रिव्यू के लिए मैंने कुछ चीज़ों का एक मिक्स बनाया था और उसमें सब चीज़ें मैंने लिख दी थी, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, ताकि मैं रिव्यू में कोई भी चीज़ मिस ना कर जाऊं। तो ये मेरे पास मोबाइल है और इसमें सब चीज़ें मेरे पास नोट्स में लिखी हैं। इंजन साउंड मैंने आपको सुना दिया। इंजन साउंड में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी भी मैं फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जो इंजन साउंड है, साउंड सेल्फ का थोड़ा सा जो है हार्श हो चुका है, थोड़ा रफ साउंड हो चुका है। इंजन का भी साउंड जो है वो स्मूथ है। अभी तक इंजन का साउंड इतना रफ नहीं हुआ। स्टार्टिंग साउंड थोड़ा सा हार्श हो चुका है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें वाइब्रेशंस जो है वो थोड़े से बढ़ चुके हैं। ये जो फ्लोर बोर्ड आप देख रहे हैं, इस पे वाइब्रेशंस बहुत आ रहे हैं। और जैसे ही मैं व्हीकल स्टार्ट करूंगा और थोड़ा सा एक्सेलरेट करूंगा, तो आप देखेंगे कि रोड के साथ जो व्हीकल है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगी। ये आवाज़ सुन के आपको समझ में आएगी ये बात। तो इंजन साउंड अभी तक बिल्कुल ठीक है। इंजन इसका सील पैक इंजन है, एक भी बार नहीं खुला है। फैक्ट्री फिटेड इंजन आया था, उसके बाद से आज तक इंजन में कोई हाथ नहीं लगाया गया है। फर्स्ट सर्विस के टाइम पे इस गाड़ी में थोड़ा सा फॉल्ट आया था और वो फॉल्ट था हेड में आया था। तो वो सिर्फ हेड कवर खोल के जो इसके टैपेट्स थे, वेल्व क्लियरेंसेस थे, उसके रॉकर्स में कुछ इशू आया था। तो वो रॉकर्स का इशू कंपनी ने सिर्फ हेड कवर खोल के सॉल्व कर दिया था। पिस्टन रिंग्स, कुछ ऐसी इंजन में मेजर चीजें नहीं खुली गई हैं। सिर्फ हेड कवर खोलना कोई मेजर इशू नहीं है। अब मेन क्वेश्चन लोगों का रहेगा मेंटेनेंस को लेकर, और मेंटेनेंस के बारे में हम जनरल सर्विस के बारे में बात नहीं करेंगे। जनरल सर्विस की कुछ एक मिनिमल कॉस्ट होती है। अब कॉस्ट मैं भूल चुका हूं, क्योंकि बहुत टाइम से इस व्हीकल को मैंने ऑथराइज सर्विस सेंटर पर एक भी बार सर्विस नहीं कराया है। और इसकी जो पूरी सर्विसिंग है मैं खुद अपने हाथ से करता था। जो मेजर सर्विस इस व्हीकल की हुई है वो हुई है 24,000 किलोमीटर्स पर, जिसमें इसमें 3 से 3,500 रुपए का खर्चा आया था। मैं बता देता हूं, इसमें क्लच रोलर्स चेंज हुए थे, जो इसका साइड में क्लच कवर है उसके अंदर रहते हैं। क्लच शू चेंज हुआ था, जिससे पिकअप अच्छा हो जाता है। पिकअप खैर उस टाइम भी इसका अच्छा था इस व्हीकल का, मगर क्योंकि वो यूजर मैनुअल में लिखा था, मैं यूजर मैनुअल पे स्टिक होने को आपको भी कहता हूं और मैं भी खुद रहता हूं कि यूजर मैनुअल में जो पार्ट जितने किलोमीटर्स पे लिखा है वो आप कर लें। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसको कहते हैं, कि गाड़ी खराब हो उसके बाद मेंटेनेंस करने का कोई फायदा नहीं है। तब तक वो एक पार्ट खराब होता है और वो 3-4 पार्ट्स को लेके चले जाता है। और 24,000 किलोमीटर्स पर क्लच रोलर्स बता चुका, क्लच शू बता चुका। इसका फैन बेल्ट चेंज हुआ था। जो बेल्ट है वो क्लच कवर के अंदर ही रहता है। अगर बेल्ट किसी भी स्कूटर का चला जाए तो 12 मासी न्यूट्रल कंडीशन में आ जाती है वो, यानी कि आप कितना ही एक्सेलरेट कर लें, जो व्हील है वो स्पिन नहीं होगा, क्योंकि व्हील के पास जो पावर आ रही थी वो बेल्ट के थ्रू आ रही थी और बेल्ट इसका टूट चुका होता है। इसलिए तो बेल्ट टूटा नहीं था, बेल्ट क्रैक हो जाता है, कंडीशन खराब हो जाती है, फिर उसे कहीं हम जाएं और फिर वो चीज परेशानी दे। इसलिए जो कंपनी लिखती है कितने किलोमीटर्स पे चेंज होना है, उतने किलोमीटर्स पे चेंज करें तो बेहतर रहने वाला है। अब आपका ये सवाल होगा कि 41,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल गई, इंजन में परफॉर्मेंस कैसा है? 110 सीसी ये स्कूटर है और 110 सीसी के हिसाब से क्या परफॉर्मेंस अभी भी उतना ही पावरफुल या अच्छा है? तो मैं कहूंगा कि हाँ, परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा है। डिग्रेड नहीं हुआ। डिग्रेड मैं आपको बता देता हूँ कब हुआ था। जब मैंने FZ परचेस करी थी तो ये गाड़ी जो है बहुत कम चलती थी, बहुत कम रनिंग थी, यानी कि एक साल में आप ये माने 1,000 किलोमीटर चली होगी। तो उस कंडीशन में क्या हुआ था, ये गाड़ी खड़े खड़े थोड़ी सी जैम सी हो जाती है। तो उसके बाद से एक इंजन को रवां होने में, वापस ट्यून अप होने में, वापस चलने में टाइम लगा था। तो उस टाइम तक इसमें जो बहुत पावर कम हो गई थी, बहुत पावर लॉस होने लगा था। लेकिन अब जो है मैं इसको डेली यूज में यूज करने लगा हूं, क्योंकि FZ सेल कर चुका हूं। तो अब यूज करने के बाद जो इंजन है वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ चुका है। परफॉर्मेंस अच्छा है। भोपाल में चढ़ान ढलान बहुत है, तो मुझे परफॉर्मेंस का बहुत अच्छे से अंदाजा लग जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए चढ़ान पे अगर चढ़ा रहे हैं आप व्हीकल को, तो अच्छे से लोड लेना चाहिए, उसको अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करना चाहिए। तो परफॉर्मेंस के मामले में अभी भी ओके है, लेकिन बशर्त ये कि मेंटेनेंस मैंने इसमें पूरा करा है। अब क्योंकि हम यहाँ पर एक स्कूटर की बात कर रहे हैं और स्कूटर्स
टायर्स जो हैं वो डेली यूज़ में काम आती हैं और वो ऐसे ही लोग लेते हैं जिनको एक पॉकेट फ्रेंडली व्हीकल चाहिए हो और ज़्यादा परफॉर्मेंस ना चाहिए और इन्हें माइलेज चाहिए हो और यूटिलिटी चाहिए हो कि आप सामान भी रख सकें। माइलेज के बारे में बात करते हैं। हम माइलेज के बारे में बात करें तो माइलेज इसका 41,000 किलोमीटर्स के बाद बहुत बड़ा आपका क्वेश्चन होगा कि माइलेज अभी तक कैसा है। 41,000 किलोमीटर्स पे माइलेज जो है वो 40 से लेके 45 के बीच में ये व्हीकल डिलीवर करती है। जैसे ही मैं इसकी सर्विस करता हूँ तो वो जो माइलेज है वो थोड़ा सा बढ़कर 50 तक हो जाता है, लेकिन जैसे ही 1000 किलोमीटर चलती है वो 50 से वापस 45 तक आ जाता है और जैसे ही मैं इसकी सर्विस नहीं करूंगा तो वो 38-35 तक भी आ जाता है। और माइलेज के लिए इन गाड़ियों में BS3 गाड़ियों में जो कार्बोरेटेड व्हीकल्स थी उनमें सबसे बड़ी चीज़ होती है एयर फ्यूल मिक्सचर की ट्यूनिंग। तो ट्यूनिंग मैंने इसकी खुद ही करी थी और वो एक एक्सपीरियंस मैकेनिक से आप कराएं तो ही बेहतर है, तो उससे एयर फ्यूल मिक्सचर अच्छे से ट्यून हो जाता है, तो उसके बाद आपको कार्बोरेटर को छेड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी ट्यूनिंग मैं 2-3 साल पहले कर चुका था, उसके बाद मैंने एक भी बार उसको नहीं छेड़ा, सिर्फ कार्बोरेटर क्लीन करता था, मैं एयर फिल्टर क्लीन करता था एंड दैट्स इट। टायर्स के बारे में हम बात कर लें तो जो इसका फ्रंट टायर है वो 0 किलोमीटर से लेके 41,000 किलोमीटर आज भी चल रहा है। मैं आज भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इतनी ये स्कूटर चलती नहीं और मैं इसको ज़्यादा भगाता भी नहीं हूँ और ना ही इसकी ज़्यादा रनिंग है। तो 41,000 किलोमीटर बस मैं डेली यूज सिटी में चलाता रहता हूँ। तो आगे का टायर जो है वो अभी तक मैंने रिप्लेस नहीं करा, वो अभी भी चल रहा है। रेयर टायर जो है वो दूसरी बार रिप्लेस हो चुका है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप अपोलो का टायर यूज़ करें तो मत करना, क्योंकि उसका मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। जो भी आप इसमें नॉर्मल टायर रेयर टायर डलवाएंगे वो 10,000 किलोमीटर्स तक आपका चलेगा, 10 से 15,000 किलोमीटर्स के बीच में, जैसी आपका राइडिंग स्टाइल होगा। अभी जो मैंने इसमें टायर यूज़ करा है वो TVS का टायर है। टायर की जो कॉस्ट है वो 1200 से 1300 के बीच में आपको पड़ेगी उस टाइम जो मैंने खरीदा था। अब हो सकता है क्योंकि रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ गई है तो हो सकता है टायर की भी कॉस्ट बढ़ गई हो, तो इस कॉस्ट रेंज में आपको जो है, इस प्राइस रेंज में आपको टायर जो है मिल जाएगा। टायर का रिकमेंडेशन ये है TVS कंपनी का आप इसमें टायर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। TVS के ही टायर्स जो है वो अच्छे हैं, TVS अच्छा एक्सपोर्ट भी करता है, क्वालिटी वाइज ओवरऑल अच्छे रहते हैं टायर्स। अब आपका ये सवाल होगा कि मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स क्यों नहीं बता रहा इस व्हीकल के, तो प्रोज एंड कॉन्स पर हम आते हैं। कॉन्स बता दूं या एक काम करते हैं, पहले हम पॉजिटिविटी से शुरू करते हैं। और पॉजिटिविटी सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट्स पर ही आएंगे कि आज भी ये स्कूटर राइड क्वालिटी में पूरे स्कूटर सेगमेंट में बहुत अच्छी राइड क्वालिटी ऑफर करती है। जो इसके एलॉय व्हील्स हैं वो एक बहुत अच्छी एडवांटेज था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे एलॉय व्हील्स ज़्यादा स्कूटर्स में नहीं आया करते थे। अब जो एलॉय व्हील्स हैं उनका हमें जो है एडवांटेज पता चलता है कि बहुत ड्यूरेबल रहते हैं। रिम व्हील्स क्या है वो थोड़े बेंड हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, तो उससे राइड क्वालिटी ओवरऑल खराब होती है, लेकिन एलॉय व्हील्स दी है कंपनी ने, राइड क्वालिटी आज भी ये स्कूटर की बिल्कुल बेहतरीन है। एक चीज़ जो मुझे कमी महसूस हुई वो ये कि जो पार्ट्स हैं थोड़े से क्वालिटी वाइज कम है। उस टाइम पे ये स्कूटर हमने 60,000 रुपीज़ की परचेस करी थी, 60,000 की रुपीज़। तो आप ये सोच सकते हैं कितना प्राइस में इंक्रीज हो चुका है। पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में यही है कि कंफर्ट अच्छा है स्कूटर का, सीट जो है वो अच्छी है, मगर यह है सीट बैठ के जो राइडर सीट है, जो मेरे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, वो थोड़ा सा उसका जो फोम है वो दब चुका है, तो अब जो है वो इतना अच्छा कंफर्ट नहीं दे पाती। बहरहाल अगर आप नई स्कूटर लेते हैं तो आपको अच्छा सीट कंफर्ट देगी। ये जो फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से अच्छा कंफर्ट देते हैं और आज भी कभी उसमें ऑयल लीकेज नहीं हुआ, कभी कुछ भी नहीं हुआ। एक बात और, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा डिसएडवांटेज पर, वो ये कि इसका जो हैंडल का ये जो है, हैंडल का जो कौन सेट बेरिंग्स होते हैं वो चले गए हैं। बेरिंग्स इतने टाइम के बाद जाना एक नॉर्मल बात है, रिप्लेस आप करा लें, कोई इशू नहीं है। 300-400 रुपए के बेरिंग्स आते हैं। दूसरी चीज़ ये कि व्हील बेरिंग्स चले गए हैं। व्हील बेरिंग्स की वजह से क्या होता है, अगर मैं हाई स्पीड में इसमें हैंडल छोड़ देता हूँ तो बहुत तेज़ वो वॉबल करता है। ये आपको आ रही होगी हल्की सी ऐसे आगे से आवाज़ आती है। तो जो व्हील बेरिंग है और हैंडल बेरिंग है वो दोनों जा चुके हैं, तो वो एक नॉर्मल इशू है। 41,000 किलोमीटर्स पर ओके है, कोई बात नहीं है, रिप्लेस कराएंगे गाड़ी वापस ओके हो जाएगी। अब डिसएडवांटेजेस में कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस तो मुझे नहीं लगे, पर हाँ मुझे ये लगा कि क्वालिटी को लेके एक इशू था हमेशा से, क्योंकि मैंने इस मोटरसाइकिल की, इस स्कूटर की हमेशा से खुद सर्विस करी है, घर पे सर्विस करी है, तो मुझे पता है कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। जो कार्बोरेटर है उसके जो थ्रेड्स थे वो इतनी लो क्वालिटी के थे कि जब मैंने बोल्ट निकाला, कार्बोरेटर खोला, तो वो थ्रेड्स जो है बोल्ट के साथ बाकायदा पूरे घूम के वो आ गए थ्रेड्स, तो कार्बोरेटर फिर चला गया। उसके बाद मैंने उस पर कुछ जुगाड़ करके लगा के रखा है सब कुछ। और दूसरी चीज़ ये, जो स्क्रूज, जो बोल्ट्स की क्वालिटी है स्कूटर में वो इतनी अच्छी नहीं है, बोल्ट्स बहुत जल्दी जैम हो जाते हैं और बहुत जल्दी स्लिप हो जाते हैं, ये एक इशू लगा मुझे। दूसरी चीज़ ये कि हाँ इसमें लॉक सेट भी रिप्लेस हो चुका है, ये जो आप जिसमें चाबी आप लगाते हैं वो लॉक सेट, वो भी इसमें रिप्लेस हो चुका है, क्योंकि लॉक सेट ख़राब हो गया था, उस वजह से गाड़ी जो है वो चलना बंद हो गई थी, वो भी रिप्लेस हो चुका है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो इको की लाइट यहाँ पर जलती है वो इको की लाइट जलना बंद हो गई है। जो ब्रेक दबाने पे जो टेल लाइट जलती है वो टेल लाइट पिछला ब्रेक दबाने पे तो जल रही है, अगला ब्रेक दबाने पे नहीं चल रही। तो ये कुछ छोटी मोटी माइनर चीज़ें हैं। एक मेजर इशू मुझे स्कूटर में ये भी लगा कि जब स्कूटर के टैंक में पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो टैंक में जैसे ही पेट्रोल खत्म होता है तो क्या रहता है, थोड़ा सा पेट्रोल तो बचा रहता है, तो वो थोड़ा सा पेट्रोल पे ये स्कूटर स्टार्ट नहीं होगी, ये यूटिलाइज नहीं करेगी उस पेट्रोल को। आपको कम से कम आधा लीटर या 700 ml या उसके ऊपर पेट्रोल रखना पड़ेगा, तब जाके स्कूटर स्टार्ट होगी। बिल्कुल जो एंड पे पेट्रोल आ जाता है ना, तले का पेट्रोल रहता है, उस पर ये स्कूटर जो है वो स्टार्ट नहीं होती। ये मुझे इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगा, क्योंकि
क्योंकि हर एक स्कूटर वाला आदमी एक अफोर्डेबल रेंज में स्कूटर लेता है, वो हर बार उसमें इतना पेट्रोल नहीं भरा सकता है। तो ये चीज़ टीवीएस को चेक में रखनी चाहिए। अब उसके पीछे इंजीनियरिंग क्या है वो मुझे समझ में नहीं आई, या तो मुझे लगता है टैंक का शेप कुछ ऐसा रखा है कंपनी ने कि वो उसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम आ रही हो। दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, पैनल्स की प्लास्टिक क्वालिटी, वो मज़ा नहीं आया मुझे। जो कहने को रहता है, पूरी फिटिंग जो है वो गाड़ी की आउट हो चुकी है हर जगह से। आप देखेंगे कहीं कहीं तो मैंने अलग से स्क्रूज लगा के रखे हैं, उसमें इतनी जुगाड़ें करके रखी हैं, तो आपको भी पता नहीं चल रहा होगा, अभी बहुत ओके कंडीशन दिख रही होगी। अब जैसी इस जुपिटर की कंडीशन है इस प्रेजेंट सिचुएशन में कि 41,000 किलोमीटर पर इंजन अभी भी बहुत स्मूथ साउंड कर रहा है, वाइब्रेशन हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, नॉर्मल बात है इतनी पुरानी गाड़ी का। पर हाँ, इंजन अभी भी सील पैक है, चल रहा है अच्छे से। उसका राज आप मुझसे पूछेंगे कि क्या राज है, आपने कैसे मेंटेन करा है। उसका राज ये है कि आप यूजर मैनुअल पर स्टिक रहिए। जो आपके पार्ट्स यूजर मैनुअल में जितने किलोमीटर्स पर लिखे हैं, किलोमीटर्स पे ज्यादा ध्यान दें, जितने पार्ट्स जितने किलोमीटर पे लिखे हैं उतने किलोमीटर्स पर चेंज करा दें। 24,000 किलोमीटर्स पर मेरा क्लच शू खराब नहीं हुआ था, मेरा बेल्ट खराब नहीं हुआ था, पर कंपनी ने क्योंकि लिखा था, जिस इंजीनियर ने उस गाड़ी को डिजाइन करा है वो बेहतर बताएगा उस गाड़ी के बारे में, ना कि एक मैकेनिक जो कि ऑथोराइज सर्विस सेंटर में काम कर रहा हो। तो बेहतर है कि जितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली उतने किलोमीटर्स पे वो पार्ट्स रिप्लेस करा लें। और सबसे बड़ा इंजन का जो आप पूछेंगे राज क्या है, कि इंजन अभी तक मेंटेन्ड है, उतनी पावर के साथ इंजन जो है वो चल रहा है आज भी बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ। तो अब उसका राज ये है कि आप इंजन ऑयल अच्छा यूज करें। इंजन ऑयल आप अच्छा यूज करेंगे, आपका इंजन हमेशा अच्छा रहेगा, चाहे आप किसी भी राइडिंग स्टाइल में उसको चलाएं, किसी भी तरीके से आप उसको चलाएं। इंजन ऑयल आप अच्छा यूज़ करिए। 3,000 किलोमीटर से 2.5 से 3,000 किलोमीटर पे मेरा हमेशा का उसूल था कि मैं इंजन ऑयल रिप्लेस कर देता था, और उसी वजह से ये जो स्कूटर है आज 41,000 किलोमीटर तक टिकी हुई है इतने अच्छे इंजन के साथ, और इतने अच्छे मतलब कह सकते हैं कि सील पैक इंजन अभी तक नहीं खुला। लोग कहते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो इंडियन ब्रांड्स उनके इंजन खुल जाते हैं जल्दी, ये सब मिथ होते हैं। आप मेंटेनेंस पर फोकस करिए। और क्योंकि मैं इतनी गाड़ियाँ चला चुका हूँ, इतने रिव्यूज़ कर चुका हूँ, तो मैंने एक बात देखी है कि मैं कभी भी किसी पे अंधा विश्वास नहीं करता, किसी भी ब्रांड पर, किसी भी गाड़ी पर। जापानीज ब्रांड्स माना कि अच्छे होते हैं, सब अच्छे होते हैं, मगर अगर आप मेंटेनेंस जापानीज ब्रांड में भी नहीं करेंगे तो उसका इंजन भी आप 10,000 किलोमीटर पे खोल सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत एग्जांपल देखे हैं। अब आपका ये सवाल होगा कि हम नई जुपिटर खरीदने जा रहे हैं, वो तो BS6 हो गई है। BS6 इंजन में कंपनी ने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, कुछ ज्यादा खास चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ एमिशन के एग्जॉस्ट पाइप में जो चेंजेस हुए हैं, फ्यूल इंजेक्शन आ गया है कार्बोरेटर की जगह, तो उसमें माइलेज अच्छा मिल जाएगा आपको, दैट्स इट। इंजन के अंदर कोई खास चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर इंजन रिलायबिलिटी को लेकर आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क था, तो वो क्वेश्चन मार्क आपका आज फुल स्टॉप में बदल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ये सेम इंजन है, जो BS6 है वो भी सेम इंजन है, कंपनी ने इंजन में कोई चेंज नहीं करा है, वो BS6 हो गया है, दैट्स इट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन, वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।